हेलो फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग मेडावल हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ में मुग़ल साम्राज्य से संबंधित प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर, फिर उनके उत्तराधिकारी हुमायूं से संबंधित सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। हुमायूं के बाद मुग़ल वंश का महान शासक अकबर से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने एक एक करके व्याख्या किया। उम्मीद है वो सीरीज़ आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और मुग़ल वंश के शासक जहांगीर, जो कि अकबर का उत्तराधिकारी रहता है और मुग़ल वंश का अगला शासक रहता है अकबर के बाद, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम जहांगीर से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत अप्रॉक्स 25 प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम इस चैप्टर को, यानी कि जहांगीर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी रिवाइज करेंगे। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, दो अस्फा और सी अस्फा प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? ये प्रश्न बिहार पीसीएस प्री 2004 में ये प्रश्न आया था। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जहांगीर के द्वारा दो अस्फा और सी अस्फा प्रथा की शुरुआत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जहांगीर का एक उद्देश्य ये था कि वो जात और पद के सवारों की जो जात है और पद है, उनको बढ़ाए बिना ही वो अपने घोड़ सवारों की संख्याओं को दुगनी या तिगुनी करना चाहता था। इसी क्रम में उससे दो अस्फा के जो मनसबदार थे, उनको सवारों की संख्या को दुगनी करने और साथ ही जो सी अस्फा के मनसबदार थे, उनको अपने घोड़ सवारों की संख्या को तिगुनी करने का आदेश दिया, जिससे कि इसका क्या होगा कि जात और जो पद था उसकी संख्या को बढ़ाए बिना ही वो अपने घोड़सवारों की संख्या को क्या कर रहा था, दुगनी और तिगुनी कर ले रहा था। और जो इससे सबसे पहला जो अपना दो अस्फा दिया था, इसका एक सेनापति रहता है जिसका नाम था महावत खां। ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, महावत खां। यही आगे चल के जहांगीर के अंतिम समय में बगावत करता है, विद्रोह करता है, ठीक है, लेकिन काफ़ी साथ भी देता है। महावत खां ये सेनापति रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले दो अस्फा जो दिया था जहांगीर ने, वो किसको दिया था? महावत खां को दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। फ्रेंड, मनसबदारी की जो व्याख्या है ना, वो इतिहासकारों में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इस पर बहुत क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मनसबदारी व्यवस्था को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ लोग रहते हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें उलझने वाले नहीं हैं, बस चीज़ों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये क्या है प्रश्न कि मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, यानी कि उनको अनुवांशिक पद हुआ करता था, ये बोल रहा है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यकालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हम अगर चलें तो ये देखिए आंसर हो जाएगा सी, जिसमें से सही क्या है आपका? पहला सही है और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। फ्रेंड, जात और सवार को पद प्रदान किए जाते थे, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि हम लोग फ्रेंड मनसबदारी व्यवस्था के बारे में सुने, तो जो मनसब शब्द है फ्रेंड, ये एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, मनसब हमने पहले ही बताया कि ये व्यवस्था थी वो मंगोलों में थी, चंगेज़ खां के द्वारा इसको अपनाई गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की जो शुरुआत किया, अपने शासनकाल के 11वें वर्ष जो है मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। मनसबदारी जो मनसब शब्द होता है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पद या श्रेणी। जिसको पद दिया जाता है, जिसको श्रेणी दिया जाता है, वही क्या होता है? पद या श्रेणी। और जो इसको ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है, वही क्या कहलाता है? मनसबदार, ठीक है। मनसबदार, दार मतलब होता है अगर किसी चीज़ के आगे दार लग गया तो डेट मीन्स उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है, तो जो पद ले रहा है, जिसको श्रेणी प्राप्त हो रही है, वही हो गया मनसबदार। और ये एक अरबी भाषा का शब्द है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अकबर ने चूंकि अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किया था, और ये देखा जाए तो ये सैनिक और असैनिक व्यवस्था दोनों से ही संबंधित है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जैसा कि आप बात कर रहे हैं, तो ये जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो पद था, मनसबदारी जो व्यवस्था थी, जो पद था, वो अनुवांशिक नहीं था, बल्कि ये योग्यता के आधार पे था। व्यक्ति के योग्यता के आधार पे उसको मनसब दिया जाता था, उसको पद दिया जाता था, उसको श्रेणी दी जाती थी। जैसे आजकल के अधिकारियों को भी ले सकते, ठीक है, तो उनको पद या श्रेणी दी जाती थी।
तो चूँकि जब अगर मनसबदार है कोई, उसकी मृत्यु हो जाती थी तो जो पद जो उसको जागीर दी जाती थी वो जब्त कर ली जाती थी। और चकासी का इसी तरह जो ये पद जो था वो ऐसा नहीं था कि अनुवांशिक था, अगर वो उसकी मृत्यु होने पे, कोई मनसबदार उसकी मृत्यु हो जाने पे उसके पुत्र को ये पद दे दिया जाता था, ऐसा नहीं था। योग्यता के आधार पे किसी को मनसब दिया जाता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड। देखिए मनसबदारों के 3 वर्ग थे। इसके बारे में बात करें तो इसकी जो संख्या होती थी, मान लीजिए 10 से 500 जो मनसब रखता था उसको मनसबदार कहा जाता था। और अगर 500 से लेकर के देखा जाए 2500 जो रखा जाता था उसको अमीर कहा जाता था। और अगर देखा जाए 2500 से अधिक जो मनसब रखता था, यानी कि 2500 से अधिक जिसको मनसब दिया जाता था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? उसको अमीर आज़म कहा जाता था। ठीक है, अमीर आज़म। और ये ज़्यादातर जो दिया जाता था फ्रेंड, जो राजकुमार वगैरह होते थे उन्हीं को 2500 या 5000 तक का मनसब दिया जाता था। अमीर आज़म जो होते थे वो बड़ी संख्या में घोड़सवार रखते थे, सैनिक रखते थे। ठीक है, तो ये इनको मनसबदारों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था फ्रेंड। जो मनसबदार थे उनको वेतन जो दिया जाता था वो जागीर और नगद दोनों रूप में दिया जाता था। जागीर होती है फ्रेंड जो एक होता था, जागीर जो होती है वो भूमि का टुकड़ा होता है। भूमि का जो मतलब एक भूमि दे दी जाती थी जिससे वो अपने आय को प्राप्त करते थे और उसी से वो क्या करते थे, राजा को भी क्या राजस्व देते थे। आवश्यकता पड़ने पे क्या करते थे, उनको सैनिक जो थी सैनिक सुविधा दिया करते थे। तो ये चीज़ थी आपकी। दीवान जो थे वो नगद, इनके लिए कोई वेतन दिया जाता था। इनको जागीर और नगद दोनों ही रूप में इनको वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, पहला और तीसरा जो है आपका सही हो गया। बाकी वो अनुवांशिक पद नहीं था, योग्यता पे आधारित ये पद हुआ करता था। वेतन जो था नगद और जागीर दोनों ही रूप में दिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई? ठीक है, देखिए चित्तौड़ की संधि होती है। मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए मुगलों ने एड़ी चोटी लगा दी। आपको भी पता है कि किस तरीके से अकबर का पूरा शासनकाल निकल गया, लेकिन मेवाड़ को उन्होंने अपने अधीन नहीं ले पाए। मेवाड़ के कुछ क्षेत्र को उन्होंने जीता, लेकिन पूरा मेवाड़ था वो कभी भी मुगलों के अधीन नहीं आया। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। लेकिन यहाँ बात हो रही चित्तौड़ की संधि हो चुकी है, तो किस शासक के अधीन जो थी, किस शासक के शासनकाल में हुई थी? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के? ये पीसीएस प्री 2008 और यूपी लोअर प्री 2008 में ये प्रश्न आया था, सेम ईयर में ही ये प्रश्न आया है। तो देखिए जहांगीर के शासनकाल में ये जो चित्तौड़ की संधि हुई थी, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा क्या था सीन। देखिए जहांगीर जो है शासक बनता है 1605 में। ठीक है, जहांगीर शासक बनता है 1605 में। शासक बनने के बाद ही उसने सबसे पहला जो अपना अभियान किया वो मेवाड़ के विरुद्ध किया। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है अकबर का पूरा शासनकाल जो है मेवाड़ को अपने अधीन करने में लग गया। लेकिन चाहे आप उदय सिंह हो, चाहे उनके उदय सिंह के पुत्र जो कि महाराणा प्रताप हो और उनके पुत्र जो कि अमर सिंह जब थे तब भी जो थे उन्होंने डट कर मुगलों का सामना किया, लेकिन मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बात जब होती है जहांगीर की और जहांगीर बनता है 1605 में शासक, बादशाह, मुगल बादशाह बनता है और उसने जो पहला अभियान किया वो मेवाड़ के विरुद्ध किया। और उसने अपने मेवाड़ विरुद्ध अभियान में सबसे पहले अपने पुत्र यानी कि शहजादा परवेज के नेतृत्व में सेना भेजा मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 1605 में ही। चूँकि वहाँ पे एक देवारी का युद्ध हुआ, देवारी का युद्ध जो कि अनिर्णित युद्ध था, कोई निर्णय नहीं निकल पाया परवेज और मेवाड़ के शासक अमर सिंह के बीच में। और कहा ऐसा जाता है कि अमर सिंह जो थे वो जा करके पहाड़ों में छुप जाते और जो राजपूत जो थे वो पहाड़ में छुप करके गोरिल्ला युद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर थे। और चूँकि मुगल की सेना थी वो इतनी अभ्यस्त नहीं थी पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध करने के लिए। तो चूँकि ये युद्ध जो था वो देवारी का युद्ध वो एक अनिर्णित युद्ध था, कोई निर्णय नहीं हो पाया। कौन सा पक्ष विजेता रहा कुछ नहीं पता चला। आगे बढ़ते हैं। भाई जहांगीर हैं, जिद पकड़े हुए हैं, मेवाड़ को तो अधीन लाना है, अब चाहे कुछ हो जाए। फिर उसके बाद समय बढ़ता है, आगे आता है 1608। 1608 में इन्होंने महावत खां, जिनको सबसे पहले इन्होंने 2 अस्फा दिया था, महावत खां के नेतृत्व में इन्होंने पुनः एक बार सेना भेजी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेवाड़ अधीनता नहीं स्वीकार किया। पुनः एक बार इन्होंने देखा जाए तो 1609 में
ठीक है, अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा ये सारे जो नाम आपको पता होना चाहिए। अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में इन्होंने सेना भेजी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेवाड़ के शासक ने अधीनता को स्वीकार नहीं किया। पुनः समय आता है, अब भाई थक गए हैं, अब तो लाना है, चाहे कुछ हो जाए इसको अधीन। स्वयं 1615 का समय है। देखिए ये वो समय है जब कहा जाता है बादशाह खुद ही निकलता है मेवाड़ के अभियान के लिए, लेकिन देखिए खुद भी निकलता है और साथ ही साथ अपने पुत्र खुर्रम जो कि आगे चल के शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठेगा, खुर्रम के भी नेतृत्व में मेवाड़ पर क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजता है। चूंकि अकबर बादशाह जो है राजपूतों पर दबाव बनाने के लिए स्वयं बादशाह भी जाते हैं और अजमेर में डेरा डाल करके बैठ जाते हैं। इससे क्या लगेगा, राजपूतों को लगेगा अरे बादशाह तो स्वयं आ चुके हैं, और इससे उन पर एक मानसिक दबाव बनेगा। और चूंकि वो एक डेरा डाले बैठे हैं कहाँ पे, अजमेर में, और अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ पर क्या करते हैं, आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। खुर्रम की बात करें फ्रेंड, जो कि शाहजहां है, कंफ्यूज मत होना खुर्रम और से, चूँकि शाहजहां है और 1615 का वक्त चल रहा है। खुर्रम ने देखा जाए, देखिए मेवाड़ को किस तरह से संधि के लिए विवश करते हैं। खुर्रम ने सैनिक दबाव तो एक तरफ से बादशाह डाले पड़े हैं और एक दूसरे था राजनीतिक दबाव, ठीक है, रणनीति दबाव, ठीक है, रणनीति से योजनाबद्ध तरीके से मेवाड़ों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करते हैं। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने चित्तौड़ का घेरा किया या फिर मेवाड़ का पूरा घेरा किया, तो इन्होंने क्या किया कि जो रसद जाने वाले जो रास्ते थे उसको बंद करवा दिया। ठीक है, देखिए इतिहासकारों में दो भेद हैं, हम आपको ये भी बताएंगे क्या है वो। इन्होंने जो रसद था, जिससे कि एक प्रजा को जहाँ से रसद जा रहा है, जहाँ से हथियारों को, सैनिकों को हथियारों की पूर्ति हो रही, उस रास्ते को ही काट दिया, वहाँ बंद करवा दिया। और कहा जाता है कि उस समय खड़ी फसलें लगी हुई थी, उन सारी फसलों को जला दिया। इससे क्या हो गया, अनाज की कमी हो गई। फ्रेंड, अगर किसी प्रजा को, किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को, किसी क्षेत्र के लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, किसी सैनिकों को हथियार नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा। मान लीजिए अगर आपको खाने के लाले पड़ आपके क्षेत्र में, तो आप उस क्षेत्र को क्या करेंगे, पलायन करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ के लोग, मेवाड़ की जनता के लोग पलायन करना शुरू कर दिए। और दूसरी चीज़, सेना को हथियारों की आपूर्ति होना बंद हो गया। इससे क्या हो गया कि मेवाड़ के शासक अमर सिंह के ऊपर एक दबाव बनने लगा। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने अधीनता को स्वीकार करते हुए संधि का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन फ्रेंड, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि देखिए, अगर आप पीछे जाके देखिए तो जब उदय सिंह का भी समय रहता है तो उन्होंने भी कभी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। आपने हल्दी घाटी का युद्ध भी देखा, किस तरीके से महाराणा प्रताप ने भी कभी भी देखा जाए तो मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उनके पुत्र अमर सिंह ने भी देखा जाए तो अकबर का पूरा सामना किया। और बात करें अमर सिंह के बाद, जो अमर सिंह के बाद देखा, अगर अकबर की मृत्यु होने के बाद भी 1615 में, फ्रेंड काफ़ी लंबा समय है, अमर सिंह इतने कमज़ोर शासक नहीं थे कि वो फिर से, मतलब जहां इतने लंबे समय से वो सामना करते आ रहे हैं और अचानक से मुगलों की अधीनता को स्वीकार के लिए। फ्रेंड, उसके बारे में कहा जाता है कि उस समय मेवाड़ के क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, और जिस क्षेत्र में, जहाँ के शासक की जो प्रजा है वो भूखे मर रही हो, वो शासक युद्ध में कैसे संलग्न हो सकता है, युद्ध में कैसे लग सकता है। तो ये भी एक मतलब इतिहासकारों का ये एक कहना है कि वहाँ की ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि मेवाड़ के शासक अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, संधि के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में थे कि वो युद्ध नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ एक कारण था और इन्होंने फिर संधि को स्वीकार किया फ्रेंड। और इन्होंने जो थे अमर सिंह ने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में, देखे फ्रेंड यहाँ से प्रश्न पूछता है कि किसने जो था यहाँ, इन्होंने वहाँ पे चूँकि डेरा डाले बादशाह जी बैठे हुए थे जहांगीर, हमने आपको बताया ही, तो इन्होंने अपने मामा, जिनका नाम था, देखा जाए तो उनका नाम था शुभकरण। ठीक है, ये चीज़ नाम ध्यान रखिएगा, शुभकरण इनके मामा थे अमर सिंह के। और साथ ही साथ देखा जाए हरिदास, ठीक है, हरिदास को संधि के साथ भेजते हैं, जहाँ पे जहांगीर जो थे, जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पे भेजते हैं और अपनी अधीनता, यानी कि उनकी अधीनता को स्वीकार करते हैं और संधि के लिए अपना मतलब प्रस्ताव रखते हैं कि अब ठीक है, अब आप संधि कर लेते हैं, ये युद्ध है जो हमारे बीच जो संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है उसको समाप्त करते हैं। जहांगीर ने बहुत ही खुशी बहुत ही आनंदपूर्वक जो है इन लोगों का स्वागत किया और इसी
संधि के पश्चात जहांगीर ने, चूंकि इस पूरे युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है, खुर्रम कर रहा है, ठीक है, खुर्रम कर रहा था, जिसने अपने सैनिक दबाव और रणनीति से मेवाड़ के शासक को संधि करने के लिए बेबस कर दिया था। जहांगीर ने इस खुशी में जो खुर्रम को शाह की उपाधि दी, यहीं से बनते हैं शाह, ठीक है, यानी कि शाहजहां, ठीक है, यही खुर्रम आगे जा करके शाहजहां के नाम से शाह की उपाधि इनको मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में मिलती है। संधि होती है दोनों लोगों के बीच में। अमर सिंह को इस बात की ग्लानि हो जाती है फ्रेंड, काफ़ी दुख में चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ अगर पीछे देखें तो उनके पिता और महाराणा प्रताप ने भी कभी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उनके बाबा मतलब दादाजी उदय सिंह, उससे भी पहले सोचिए खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने कितनी बहादुरी के साथ देखा जाए तो बाबर का सामना किया था। इन सब ग्लानि में ये रहते हैं और इसी ग्लानि में इन्होंने अपने पुत्र यानी कि मेवाड़ के राजकुमार कर्ण सिंह को अपना पूरा राजपाट दे देते हैं। और एक स्थान है जिसका नाम है, फ्रेंड ध्यान रखिएगा, वो नाम पूछता है, उसका नाम है नौचाकी। नौचाकी पे स्थान, नौचाकी नामक स्थान पे चले जाते हैं और यहीं पे अपना शेष जीवन जो है वो बिताते हैं। संधि होती है, संधि की कुछ शर्तें, नौचाकी नाम ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पूछता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नौचाकी में इन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। संधि हुई, संधि की कुछ शर्तें होती हैं। संधि की शर्तें सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबसे पहले अमर सिंह के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, राणा अमर सिंह के सामने, कि वो जो मुगलों की सेना को कैद किए हुए हैं 1500 सैनिकों को, उनको पहले रिहा करें, 1500 सैनिकों को, और अमर सिंह अपने पुत्र कर्ण सिंह को, ठीक है, कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेजें, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड मुगल दरबार में जाते कर्ण सिंह का बहुत सम्मान होता है और कहा जाता है कि जहांगीर ने अपने दाईं तरफ कर्ण सिंह को बैठाया था। उनकी जो सिंहासन रहता है वो जहांगीर के दाएं तरफ रहता है और इनको 5000 का मनसब दिया। अभी हमने आपको बताया 5000 का या 2500 से ऊपर प्लस का मनसब किसको दिया जाता था, राजकुमारों को दिया जाता था। जो मुगल शासक थे, जो राजकुमार थे, उनको 5000 का मनसब दिया जाता था। और अगर कर्ण सिंह को भी 5000 का मनसब दिया जा रहा है तो सोचिए कितना सम्मान किया जा रहा है। कहा जाता है बहुत सम्मान किया जाता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ तक कि इतना सम्मान किया जाता है कि जहांगीर ने जो वहाँ का महल था वहाँ पे अमर सिंह की और कर्ण सिंह की मूर्ति भी बनवाई है, ठीक है। ये चीज़ इतना बहुत सम्मानित किया जाता है और साथ ही साथ उनको बोला जाता है। और संधि के शर्तों के अनुसार जो है मेवाड़ को पूरा जो था अकबर के द्वारा जो क्षेत्र जीते गए थे उन सारे क्षेत्रों को जो है वो अमर सिंह को वापस कर दिया जाता है। लेकिन एक शर्त रखी जाती है, जो चित्तौड़ का किला है उसको वो पुनः मरम्मत नहीं करवाएंगे, जैसे है वो वैसे ही रखते। कि किले की मरम्मत कराने का मतलब क्या होता है, हम किले की मरम्मत करा रहे हैं, डैट मीन्स कि हम अपनी सैनिक तैनाती कर रहे हैं, किले मजबूत कर रहे हैं, यानी कि हम विद्रोह करने के लिए स्वयं को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि आपको सब कुछ लौटाया जा रहा है, आप लेकिन अपने किले का मरम्मत नहीं करवाएंगे। तो ये सारी संधि की शर्तें थी, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए। किसने प्रतिनिधित्व किया, कौन संधि की शर्तों को ले गया था, मामा सुबकर्ण जो थे और हरिदास थे। किसने संधि को जो था स्वीकार किया, कैसे कैसे क्या संधि की शर्तें थी आपको पता होना चाहिए। नौका चाकी नामक स्थान पता होना चाहिए कहाँ पे गए। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो जितने भी सारी चीज़ें कि खुर्रम जो थे उन्हीं को शाह की उपाधि किस अभियान में, यानी कि जो शाहजहां थे उनको शाह की उपाधि किस अभियान के दौरान मिली, तो वो था मेवाड़ के जो अभियान के, मेवाड़ के विरुद्ध जो अभियान किया था उस दौरान मिली थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ रिवीजन हो गई होंगी, बस इससे ज़्यादा क्या पूछेगा और भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किससे भेजा। देखिए जहांगीर के दरबार में काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज जो देखा जाए राजदूत के रूप में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो सबसे पहले कौन आया था जहांगीर के दरबार में, सर थॉमस रो, वास्को डिगामा, हॉकिंस, जॉब चार्नक। वास्को डिगामा तो फिर 1498 में आया था, ठीक है। उस समय तो मुगल थे भी नहीं। देखा जाए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा जो आपका सही आंसर जो होगा सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। हॉकिंस आता था। हॉकिंस के समय में देखिए हॉकिंस कब आया था, 1608 में आया था और 3 वर्ष रहा था, 16 से 11 तक रहा था। हॉकिंस के बारे में फ्रेंड बात करें तो ये हॉकिंस जो आया था वो अनुमति लेने आया था, व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था, लेकिन बिना अनुमति मिले ही 1611 में ये वापस चला जाता है। और इसके बारे में फ्रेंड बात करें तो ये काफ़ी अंग्रेज जो था, ये प्रथम अंग्रेज राजदूत था और इसी साथ साथ ये मुग़ल के दरबार में उपस्थित होने वाला भी पहला अंग्रेज़ था। फ्रेंड इसके बारे में और जो बातें करें तो इसमें और कुछ खास नहीं है हॉकिंस के बारे में। और बाकी बात करें फ्रेंड ये किस जहाज़ से आया था, ये प्रश्न एक पूछता है तो ये हेक्टर नामक जहाज़ से आया था, ठीक है।
हेक्टर नामक जो जहाज़ से ये आया था। और इसके बारे में फ्रेंड कहा जाता है कि इसको तुर्की भाषा का और तुर्की और फारसी भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा ये ज्ञाता था तुर्की भाषा का, ठीक है, तुर्की प्लस फारसी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था हॉकिंस। और इसने पूछता है कि जो जहांगीर के शासनकाल में आया था तो इसने बादशाह से किस भाषा में बात किया था, तो तुर्की भाषा में बात किया था, ये भी प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा में इसने बात किया जहांगीर से। जहांगीर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं इनसे और इनको क्या करते हैं, इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं और 400 का मनसब देते हैं, 400 का मनसब देते हैं, ठीक है, और इंग्लिश खां की उपाधि देते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चूँकि आए थे ये व्यापार की अनुमति लेने के लिए फ्रेंड, लेकिन उस समय देखिएगा पुर्तगालियों का, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इस दौरान पुर्तगाली जो थे ना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव, मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र था। और जहाँ इस समय तक देखा जाए, अभी तक ये लगता था कि जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ वो नहीं जाना, ऐसा इतिहास में लिखा है, प्लीज़ मुझे मत लेके चलिएगा, जो मैंने पढ़ा किताबों में या जो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि पुर्तगाली काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में रहते हैं। पुर्तगाली कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित करें, यहाँ से व्यापार शुरू करें, क्योंकि प्रतिद्वंदी थे, कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं चाहेगा कि आपके क्षेत्र में कोई आए। तो उन्होंने जहांगीर पर दबाव बनाया था कि आप उनको अनुमति नहीं देंगे और इसी वजह से इन्होंने अनुमति नहीं दी। लेकिन आगे देखना, अनुमति देंगे जब यही अंग्रेज पुर्तगालियों को पराजित करेंगे और मुगलों का ये भ्रम तोड़ देंगे कि जो पुर्तगालियों से शक्तिशाली कोई नहीं, तब आगे चल करके यही अंग्रेजों को अनुमति दिया जाएगा व्यापार करने की, देखिएगा नेक्स्ट में दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ जो थॉमस रो था फ्रेंड, वो तो 1615 से लेकर के 1619 में आया था। ये जेम्स प्रथम के जो थे राजदूत के रूप में आए थे, जहांगीर से इन्होंने अजमेर में मिला था, इनके बारे में भी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। अभी देखिए हम लोगों ने बात किया अल्बुकर्क को, फ्रांसिस को, अल्मीड़ा को, विलियम हॉकिंस को या फिर हेनरी द नेविगेटर को। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विलियम हॉकिंस को इन्होंने इंग्लिश खां की उपाधि दी, साथ ही साथ 400 का मनसब दिया, ठीक है, लेकिन व्यापार की अनुमति नहीं दी। विलियम हॉकिंस ने किस भाषा में बात किया, तुर्की भाषा में बात किया, काफ़ी प्रभावित हो गए, कुछ सम्मान दिया, वही मनसब, ये सारी चीज़ें दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए, 1616 में, 1615 में, 1516 में या फिर 1614 में। ये देखा जाए राजस्थान प्री तो 1997 में ये प्रश्न आया था, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 1615 में इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जो सर थॉमस रो जो हैं वो भारत आए थे और इन्होंने 1616 में जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की, ठीक है, अजमेर में मुलाकात किया। कहाँ पे, जहांगीर से, ये चीज़ ध्यान रखेगा, पूछता है कहाँ पे मुलाकात किया, कहाँ पे, कैसे। अजमेर में इन्होंने मुलाकात किया। इन्होंने जहांगीर के साथ देखा जाए तो कुछ स्थानों पे भी गए, जैसे ये मांडू गए, ये अहमदनगर गए, देखा जाए तो अहमदनगर भी गए, ठीक है। उन्हीं के साथ साथ देखा जाए तो ये अजमेर में मुलाकात की, अंग्रेज वहाँ भी गए। ये शिकार करने में पूछा है कि कौन सा राजदूत जो आया था, अंग्रेज़ राजदूत, या कौन सा अंग्रेज़ था जो जहांगीर के साथ शिकार पे गया था, तो वो कौन थे, सर थॉमस रो। उनके साथ शिकार भी करने के लिए गए और ये आगरा में 1 वर्ष के लिए रुके, चूँकि इनका भी उद्देश्य क्या था, व्यापार की अनुमति मांगना। और हमने आपको बताया कि इस समय वो दौर है जब अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति को क्या किया था, बता दिया था, साबित कर दिया था, पुर्तगालियों को हरा दिया था। तो जहांगीर ने व्यापार संबंधी जो अनुमति इनको विशेष फरमान के द्वारा प्रदान किया। और ये देखा जाए तो इनका जो कितना 1615 से लेकर के 1619 तक ये रहते हैं, ठीक है, और 1 वर्ष ये आगरा में भी रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। चले नेक्स्ट है हमारा, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया, आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। PCS मेंस 2007 में ये प्रश्न आया था। और अभी देखिए हमने बताया कि जो राजदूत आया, जो अंग्रेज़ आया, वो अंग्रेज़ कहाँ किस दरबार में, कि आगरा में मिला, कि अजमेर में मिला, कि दिल्ली में मिला, ये आपको पता होना चाहिए। और सर थॉमस रो जो हैं, जो कि 1615 में आए, वो 1616 में जहांगीर से मिले, ठीक है। आगे बढ़े। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, क्लाइव, थॉमस रो,
लॉर्ड एस्टर क्लाइव। अभी हम लोगों ने बात किया कौन था वो, थॉमस रो था, जो कि कहाँ गया, अजमेर से मांडू गया, अहमदनगर गया, अजमेर में मुलाकात किया, शिकार खेलने के लिए गया, और औरंगजेब जहांगीर ने इनको विशेष फरमान के द्वारा व्यापार संबंधी अनुमति भी दी थी, किनको, थॉमस रो को। ठीक है, चलिए आगे चलें। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को प्लेसर्ट हॉकिंस निकोलो मुनिची। ठीक है, निकोलाओ मुनिची या फिर पीटर मुंडी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट को, जो एक डच यात्री था, उसने जहांगीर के शासन का मूल्यवान जो है विवरण दिया, या फिर इसके द्वारा जो एक पुस्तक है जिसका नाम है रेमांसेस्ट्री। ठीक है, ये एक पुस्तक है, किसकी लिखी हुई है, रेमांसेस्ट्री। देखा जाए तो ये लिखी गई है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक डच पर्यटक है, और इसके पुस्तक से ही हमें जहांगीर के शासनकाल के जानकारी मिलती है। ठीक है, हॉकिंस के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया, कब आया था, 1608 से लेकर के 1611 अनुमति मांगने आया था, बेचारे को अनुमति नहीं मिली, बल्कि इंग्लिश खां की उपाधि 400 मनसब दे करके बहला के निकलवा दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मनुची आए थे। मनुची का समय फ्रेंड देखेंगे जब हम औरंगजेब देखेंगे, औरंगजेब और खासकर जब शाहजहां के काल के अंतिम समय में जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उस उत्तराधिकार के युद्ध में जो कि मनुची जो था वो आ जाता है, भारत आता है। ठीक है, उस समय की बात है। यहाँ देखिए पीटर मुंडी है, पीटर मुंडी एक ब्रिटेन के यात्री, और मनुची फ्रेंड इटली का यात्री था। ठीक है, इटली का यात्री था, और पीटर मुंडी जो थे ये ब्रिटेन के यात्री थे। ठीक है, और ये जो आए थे इनका समय देखा जाए तो ये शाहजहां के समय में आए थे। ठीक है, शाहजहां के समय में, जब हम शाहजहां करेंगे तो वहाँ पे इनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स होंगे वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो वैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डच यात्री का नाम है पेल्सर्ट, पुस्तक क्या है, रेमांसेस्ट्री। ठीक है, रेमांसेस्ट्री, क्या अजीब सा नाम होता है इनका भाई। नेक्स्ट है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की, फादर एंथोनी मांसरेट, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, निकोलो मनुकी, या फिर इसका है फ्रांस्कवाइस बर्नियर्स। ठीक है, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखा जाए बी। अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया इनके बारे में। ठीक है, पेल्सर्ट के बारे में अच्छे से हम लोगों ने बात किया, मनुची के बारे में भी देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मुगल चित्रकला किसके शासनकाल, किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ISP 1996 में ये प्रश्न आया था, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, यानी कि जहांगीर। सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड जहांगीर के बारे में बताया जाता है ये चित्रकला का बहुत ही शौकीन रहता है। कहा जाता है कि अगर किसी चित्रकार ने, मतलब अगर 4-5 चित्रकारों ने मिल करके एक चित्र बनाया और किसी व्यक्ति का मान लीजिए चित्र बनाया, तो जहांगीर इतना पारखी व्यक्ति थे कि इनको ये पता चल जाता था कि किस चित्रकार ने नाक बनाया है, किस चित्रकार ने कान बनाया है। इतने पारखी ये व्यक्ति थे, चित्रकला में इनका विशेष रुझान था, और इनके ही समय में चित्रकला जो थी वो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंची। और बात करें फ्रेंड इनके समय के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकारों की, जहाँ से प्रश्न पूछता है, एक आपके उस्ताद मंसूर हैं। ठीक है, उस्ताद मंसूर, जिनको इन्होंने उपाधि दी थी फ्रेंड, नादिर उल असर की उपाधि दिया था उस्ताद मंसूर को। दूसरे देखा जाए जो थे अब्दुल हसन हैं। ठीक है, अब्दुल हसन हैं, और अब्दुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी गई थी। और अगर अन्य चित्रकारों की फ्रेंड बात करें, और ये 2 चित्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि इनके ही समय में ये जहांगीर के समय के ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और दूसरा थे अब्दुल हसन। और जो अन्य चित्रकारों में फ्रेंड जैसे कि फारूक बेग हो गए, मनोहर हो गए, दौलत हो गए, तुलसी, बिसान दास हो गए और माधव, ये सारे महत्वपूर्ण चित्रकार थे। ठीक है, इनके समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची। देखिए सेम प्रश्न वही आगे, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। जहांगीर के समय में अपने पराकाष्ठा पे थी चित्रकला। स्थापत्य के क्षेत्र में फ्रेंड शाहजहां के समय में देखेंगे वही ताजमहल, उनके समय में स्थापत्य कला जो है अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, और इनके समय में जहांगीर के समय में हमें चित्रकला जो है वो काफ़ी अपने पराकाष्ठा पे पहुँचती हुई दिखती है। ठीक है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उस जमा की पदवी दी थी। अब्दुल हसन को, फर्रुख बेग को, बिसन दास को,
आगा रज़ा को। देखिए अभी हम लोगों ने बात किया कि अब्दुल हसन को इन्होंने देखा जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में, और जहांगीर ने इनको नादिर उस जमा की जो है उपाधि दी थी। और वहीं हम लोगों ने क्या बात किया था, उस्ताद मंसूर, ध्यान रखिएगा इनसे भी प्रश्न है, उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी गई थी, नादिर, ठीक है, नादिर उल अर्स की उपाधि, ठीक है, किसको दिया गया था, उस्ताद मंसूर को, और अब्दुल हसन को नादिर उस जमा, ठीक है। जहांगीर कालीन चित्रकला में जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी, दौलत बिसंदास मनोहर मंसूर। देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया किसको दिया गया था फ्रेंड, मंसूर को दिया गया था, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था फ्रेंड, उस्ताद मंसूर, ठीक है, उस्ताद मंसूर को दिया गया था। ये देखा जाए तो ये पक्षियों के और फूलों के चित्र बनाने में बहुत माहिर थे, ये पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने के विशेषज्ञ थे, कौन, उस्ताद मंसूर, और इन्हीं को जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था ख्वाजा अब्दुल रस्मत, सैयद अली तरबिजी, बसावन, मंसूर। फ्रेंड देखिए करेक्ट आंसर हो गया, उस्ताद मंसूर जो थे पक्षियों के और फूलों के चित्र बनाने के विशेषज्ञ थे, ठीक है, पक्षियों और फूलों के चित्र बनाने के बहुत ही ज़्यादा ये विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर इज सी, जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी को फारसी में लिखी और उसका नाम क्या था, तुझके जहांगीरी, ठीक है, तुझके जहांगीरी। मुझे पता है आप लोग फिर मुझे राइटिंग के लिए बोलोगे, लेकिन बच्चा क्या बोल रहा हूँ मैं, बोर्ड की प्रॉब्लम है, मेरे राइटिंग के इश्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन बोर्ड की समस्या थोड़ा सा कोऑपरेट करो, बस कुछ दिन करो, कुछ दिन में ये इशू सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ दिन में अभी आप मुझे बोलोगे क्या लिखती हैं, कैसा लिखती हैं, मुझे पता है आप लोग को प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं उसको बार बार रिपीट करती हूँ। इवन शब्दों को मैं बार बार बोलने का रीज़न यही है कि आप लोग लिखते हुए चलो। देखो जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखी, किस भाषा में लिखी, फारसी भाषा में लिखी, नाम क्या है, तुझके जहांगीरी। देखिए एक ना और कंफ्यूज मत होइएगा, जब जहांगीर शासक बनता है ना 1605 में, तो इसने एक घोषणा किया था, इसने 12 अध्यादेश को जारी किया था, अपने शासन प्रशासन से संबंधित नियमों से संबंधित जो था, इसने अध्यादेश जारी किया था, 12 अध्यादेश, जिसका नाम था आईने, ठीक है, आईने जहांगीरी। देखिए यहीं से कंफ्यूज हो सकता है, पूछ सकता है, ऐसे ही दे देगा कि जहांगीर की जो आत्मकथा का नाम क्या है, लिख देगा ऑप्शन में आईने जहांगीरी भी, तुझके जहांगीरी भी, बस कंफ्यूजन हो गया, क्रिएट होना ही है। तो देखिए आईने जहांगीरी जो है वो अध्यादेश था, 12 घोषणाएं की गई थी जब जहांगीर जो है शासक बनता है 1605 में, और ये घोषणा, ये अध्यादेश किससे संबंधित थी, शासन प्रशासन के नियमों से संबंधित थी। और वहीं तुझके जहांगीरी जो इसकी ऑटोबायोग्राफी है, जो इसकी आत्मकथा है, किस भाषा में है, फारसी भाषा में है, वो लिखी गई। देखिए इसमें 3 लोगों का योगदान है। इसके बारे में देखा जाए तो शुरुआती के जो अपने प्रथम 12 वर्षों तक तो जहांगीर ने इसको स्वयं लिखा, ठीक है, किसको, अपने जो ऑटोबायोग्राफी को इसने स्वयं लिखा। इतिहास 12 वर्षों का इतिहास आगे बढ़ता है और 19 वर्षों तक के इतिहास को मोतवित खां के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, मोतवित खां के द्वारा। देखिए ये योगदान किसका है ना, ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है जहांगीर काफ़ी नशा वगैरह करता था, काफ़ी ज़्यादा नशे में काफ़ी लिप्त रहा था। आने वाले समय में ये वो दौर है समय फ्रेंड जब इसके शासनकाल का, ये क्या लिखेंगे इतिहास अपना, मतलब अपना स्वयं का, जब इनका पूरा शासन प्रशासन का मतलब जिम्मेदारी ले लेंगी नूर, जब इनकी देखा जाए नूर जहाँ के समय में, ठीक है। तो ये वो दौर है, ये बहुत आगे चल के काफ़ी लापरवाह टाइप का, काफ़ी बीमार वगैरह रहने लगता है। तो इसके वजह से इनके जो आत्मकथा है उसमें भी काफ़ी लोगों का योगदान दिखता है, जिसमें से हमने देखा कि एक आपका योगदान दिखता है मोतमित खां के द्वारा, और अंतिम जो इसका पूरा फाइनली रूप जो दिया जाता है वो दिया जाता है मोहम्मद हादी के द्वारा, ठीक है, मोहम्मद हादी के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेगा। कौन कौन था, जहांगीर ने लिखा शुरुआती 12 वर्षों के, 19 वर्षों तक का मुताबित खां के द्वारा लिखा गया था, मुतमित खां के द्वारा, और अंतिम जो इसको अंतिम रूप दिया गया है वो दिया गया है मोहम्मद हादी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया। देखिए हम लोगों ने अबुल फजल के बारे में पता था कि अबुल फजल का हत्या कब होती है, अकबर ने करा है, अकबर ने पुरस्कृत किया। अकबर क्यों करेंगे, अकबर के तो मित्र ही थे अबुल फजल। अबुल फजल के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है इनकी मृत्यु पर अकबर ने 3 से 4 दिन तक खाना नहीं खाया था। जहांगीर ने, मान सिंह ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखा जाए किसने पुरस्कृत किया था, बात किया गया था जहांगीर। जहांगीर जो है अकबर के अंतिम समय में विद्रोह कर देता है अपने पिता। देखिए यहीं से जहांगीर के इस समय से ना उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ होता है। और अकबर तो करते नहीं है, लेकिन अकबर के पुत्र जहांगीर से जो है उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ होता है, गद्दी को लेकर के विद्रोह प्रारंभ होता है। शाहजहां उसको और बढ़ाएंगे और अपना चरम पे देखेंगे। उत्तराधिकार का युद्ध पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे औरंगजेब के समय में बहुत ही मतलब व्यापक पैमाने पर होता है। तो जहांगीर ने, बात है 1602 की, उस समय जहांगीर जो कि सलीम के नाम से थे, इन्होंने ये इंतज़ार में बैठे पड़े थे कि भाई हम कब गद्दी पे बैठेंगे, और जहां अकबर हैं जा ही नहीं रहे हैं। अकबर बूढ़े हो चुके हैं, बैठे पड़े हैं, और ये अब नौजवान हो चुके हैं सलीम, और ये सोच रहे हैं अब जल्दी से मुझे गद्दी मिले, एकदम व्याकुल बैठे हैं। लेकिन तो अब जब इनको लगा कि अकबर तो रहेंगे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो हमने बताया था कि 1612 में इन्होंने, कहा जाता है कि पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र करके इलाहाबाद में इन्होंने स्वयं को क्या किया था, स्वतंत्र कर लिया था। और इलाहाबाद वाले क्षेत्र में ये स्वतंत्र रूप से शासक की तरह व्यवहार करने लगे थे। कौन, जहांगीर। और शासक, और इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी जारी करने लगे थे। आपको पता है मुगल जो थे, मुगल का जितना भी क्षेत्र था वह मुगल का एक सिक्का चलता था, मतलब उनका पूरा क्षेत्र था। और जब दूसरा शासक आकर के सिक्का जारी करने लगेगा अपने नाम का, तो इसका मतलब वो अपने आप को क्या कर रहा है, मुगलों से अलग कर रहा है, अपनी स्वयं की सत्ता स्थापित करना चाह रहा है। तो जहांगीर ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र करके बगावत कर दिया था। और इसी बगावत से मतलब दुखी होकर के, देखिए इसी बगावत का एक कारण बनेगा फ्रेंड, ये वही दौर है जब जहांगीर का एक पुत्र रहेगा जिसका नाम था खुसरो। खुसरो को विचार करने लगे थे अकबर कि खुसरो जो था एक काफ़ी ज़्यादा योग्य था। और खुद जो अकबर थे वो ये विचार करने लगे थे कि जहांगीर चूँकि नशा वगैरह ही बहुत करता था, भाई शासक का राजा है, धन दौलत से बादशाह का पुत्र है, तो आप समझ ही रहे हैं, तो ये एकदम नशे में लिप्त रहते थे। तो अकबर को लगा कि, और ऊपर से बगावत कर दिए, तो अकबर को थोड़े समय के लिए ये विचार होने लगा था कि अपना उत्तराधिकारी जो है वो खुसरो को जो है वो नियुक्त कर दे, और यही खुसरो आगे चल करके बगावत करेगा जहांगीर के खिलाफ। यही वो दौर है, और यही 1602 का समय है जब जहांगीर ने बगावत किया, स्वतंत्र शासक खुद को नियुक्त किया इलाहाबाद में। और इन्हीं को समझाने के लिए अकबर ने अपने मित्र अबुल फजल को दक्षिण से बुलाया, और जहां रास्ते में ओरछा का शासक था जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला, ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। किसके इशारे पे, जहांगीर के इशारे पे वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मार दिया। ठीक है, यही वीर सिंह बुंदेला है फ्रेंड। वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा का जो प्रसिद्ध केशव राय, ये सब ध्यान रखिएगा किसने निर्माण करवाया, केशव राय का जो मंदिर है ना उसका इन्होंने निर्माण करवाया। झांसी का जो किला है ना वो भी वीर सिंह बुंदेला ने ही निर्माण करवाया था, और ये 1602 में इन्होंने हत्या कर दी। और इसके हत्या के उपलक्ष्य में इन्होंने वीर सिंह बुंदेला को क्या किया था, पुरस्कृत किया था। किसने, जहांगीर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया? आशफ खान ने, खुर्रम ने, महावत खान ने, खुसरो ने। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर पे चलते हैं डी, यानी कि 2, 3, 4। आसफ खान ने नहीं किया था, बाकी देखा जाए खुर्रम ने किया, खुसरो ने किया, महावत खान ने किया। फ्रेंड आसफ खान कौन था? आसफ खान नूरजहां का भाई था, और शाहजहां यानी कि जो खुर्रम है फ्रेंड यही आगे चल के शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। शाहजहां का ससुर रहता है, यानी कि मुमताज का पिता, मुमताज जिनकी याद में ताजमहल बनेगा आगे चल के। ठीक है, मुमताज का पिता रहता है। तो फ्रेंड ये लोगों ने विद्रोह किया था। चलिए थोड़ा सा विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो विद्रोह होगा जहांगीर के समय में वो इनके पुत्र खुसरो के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा? 1606 में। खुसरो फ्रेंड जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई, ठीक है, मानबाई का पुत्र रहता है। और इसने, चूँकि इसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया, जब जहांगीर ने 1602 में अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जहांगीर की आदतें अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा नशा पानी करते थे और काफ़ी ज़्यादा ये एकदम एक तरीके से लापरवाह टाइप के थे। और दूसरी चीज़, जब इन्होंने विद्रोह कर दिया अकबर के खिलाफ और स्वयं इलाहाबाद में स्वतंत्र सत्ता की तरह, स्वतंत्र शासक की तरह ये शासन करने लगे, तो इनके व्यवहार से दुखी होकर के कुछ समय के लिए अकबर जो थे वो अपने पोते यानी कि खुसरो पर विचार करने लगे थे कि खुसरो को वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। ये बात जब सलीम यानी कि जहांगीर को पता चलती है तो वो अकबर से आकर के माफ़ी मांगते हैं
और अकबर उन्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन खुसरो के अंदर तो ये बात बैठ गई थी कि मैं जब उत्तराधिकारी नियुक्त होने जा रहा था, ये कहाँ से आ गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी फ्रेंड, मान बाई की बात करें, जो कि जहांगीर की पहली पत्नी थी। मान बाई जहांगीर की आदतों से बहुत दुखी रहने लगी थी। और दूसरी चीज़ है, जब जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध जब विद्रोह कर दिया और दुखी होकर के इन्होंने अफीम खा करके आत्महत्या कर ली, तो एक तो इनकी खुसरो की गद्दी चली गई और दूसरा उनकी माँ ने आत्महत्या कर लिया। इन सब का जिम्मेदार जो है वो खुसरो अपने पिता यानी कि जहांगीर को मान रहा था। और इसी कारण से क्या था कि इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके कहाँ पे विद्रोह करके ये निकल जाता है पंजाब वाले क्षेत्र में। और फिर विद्रोह वहीं पे फ्रेंड पंजाब के ही पास फ्रेंड देखेंगे जालंधर में बहरावल का युद्ध होता है। ठीक है, बहरावल के पास में युद्ध होता है जहाँ पे खुसरो को पराजित करते हैं जहांगीर। और इनको क्या करते हैं कि इनको अंधा करवा करके खुसरो किसने पराजित, महावत खां। यही महावत खां के नेतृत्व में सेना भेजेगा जहांगीर और बहरावल वाले स्थान पे जो कि जालंधर के पास में है, खुसरो को पराजित किया जाएगा और खुसरो को अंधा करवा करके कैद कर दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड खुसरो को ना मानने वाले लोग बहुत थे। जहांगीर को ये बात पता था कि अगर खुसरो बाहर रहेगा और एकदम ठीक ठाक से रहेगा तो ये कहीं ना कहीं से अपनी सेना बना लेगा, कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ कर लेगा कि ये फिर से मेरे प्रति विद्रोह कर सकता है। और फ्रेंड ये वही दौर है जब खुसरो की मुलाकात किससे होती है, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव से। गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को क्या किया था, आशीर्वाद दिया था। और जहांगीर को ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि एक विद्रोही को आशीर्वाद दिया गया था। जहांगीर को मतलब बादशाह थे और जो कि बादशाह के विरुद्ध अगर आप विद्रोह करेंगे तो आप विद्रोही कहलाएंगे ना। और एक विद्रोही को आशीर्वाद दे रहे हैं यानी कि आप भी विद्रोही। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया, 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और कहा था या तो जुर्माना दो या तो मृत्यु दंड होगा। तो उन्होंने जुर्माना देने से इनकार कर दिया था। और यही 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दे दिया था। और यही वो समय है जब मतलब मुगलों का और सिखों का आपस में संबंध जो है वो खराब होने लगेगा। और इसकी चरमकाष्ठा हमें तब और देखने को मिलेगी जब 9वें गुरु तेग बहादुर को जहाँ औरंगजेब के द्वारा फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो 2 गुरुओं को दी जाती है, 5वें गुरु अर्जुन देव, 9वें गुरु तेग बहादुर। ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहरावल के पास में यहाँ पे क्या किया जाता है, इनको महावत खां हराता है। महावत खां के द्वारा इनको अंधा करा करके कैद कर दिया जाता है। और बात लेकिन 1622 की है जब जहांगीर का दूसरा पुत्र है खुर्रम, जो कि आगे चल करके शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठेगा। खुर्रम को ये लगता है कि अगर ये जिंदा रहेगा तो ये हमारे लिए चुनौती बन सकता है। तो जहांगीर यानी कि खुर्रम ने खुसरो की हत्या करवा दी। कहाँ पे, बुरहानपुर में। ठीक है, इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, देखिए हमने खुसरो का विद्रोह देखा। दूसरा विद्रोह खुर्रम के द्वारा किया जाएगा 1622 में। एक्चुअली जहांगीर जो है वो शाहजहां को यानी कि खुर्रम को आदेश देता है कहाँ पे, कंधार पे। 1622 में ये हो रहा है, कंधार में आक्रमण करने के लिए। ठीक है, कंधार जो है उस समय इनके हाथ से निकल चुका रहता है। तो कंधार में आक्रमण करने का कंधार में चढ़ाई करने का आदेश देता है। लेकिन फ्रेंड ये वो दौर है जब नूरजहां का गुट जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है, काफ़ी ज़्यादा नूरजहां का जो गुट है या नूरजहां का काफ़ी शासन प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा अधिकार, काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि रानी का उपाधि दे देते हैं, बादशाह रानी की उपाधि देते हैं इनको और पूरा शासन प्रशासन वही देख रही होती हैं शाहजहां। और देखिए, और यहीं पे देखिए एक जहांगीर का दूसरा पुत्र रहता है फ्रेंड, जो कि दूसरी रानी से शाह जमान नाम की जो उनकी दूसरी रानी रहती है जहांगीर की, उनसे एक पुत्र की प्राप्ति रहती है, शहरयार। ठीक है, शहरयार से विवाह कौन किया रहता है, शहरयार से नूरजहां ने अपने पहले पति की पुत्री लाडली बेगम से विवाह की रहती है। और कहीं ना कहीं नूरजहां जो चाहती थी कि जहांगीर का अगला उत्तराधिकारी शहरयार बन जाए। ये चीज़ पता किसको थी, खुर्रम को थी कि अगर मेरे को ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो नहीं कर रही कि मुझे यहाँ से भेज दे और जहाँ मैं अनुपस्थित हूँ दरबार से या फिर अपने महल से जहाँ मैं अनुपस्थित हूँ अपने क्षेत्र से, ये अपने ऊपर अपने दामाद शहरयार को अगला बादशाह बना दे। तो इन्होंने एक शर्त रख दी जहांगीर के सामने कि मैं तभी कांधार का अभियान करूंगा जब मुझे पंजाब का पूरा क्षेत्र दोगे और पंजाब के क्षेत्र के साथ जो रोहतासगढ़ का किला है वो दोगे, ताकि अगर इस तरह की कोई स्थिति हो कि मेरे अनुपस्थिति में किसी और को आप बादशाह बना दो तो मैं आकर के विद्रोह तो कर सकूं। और ये चीज़ देने से इनकार कर दिया किसने, जहांगीर ने। और प्रति उत्तर में खुर्रम ने यानी कि शाहजहां ने विद्रोह कर दिया, जिसको दबाया किसने, पुनः महावत खां ने दबाया। महावत खां ने आगरा के पास बिलोचपुर में
इनको परास्त किया युद्ध में, किसको? बिलोचपुर, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। परास्त कर दिया किसको? जहांगीर को। और इस तरीके से जहांगीर के जो है विद्रोह को दबा दिया गया। और फिर उसके बाद शाहजहां के विद्रोह को दबा दिया गया। फिर बाद में देखेंगे शाहजहां माफ़ी मांग लेते हैं, सलीम इनको अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, इस तरह से करके। और अंतिम विद्रोह फ्रेंड होगा महावत खां का। महावत खां का जो विद्रोह होगा वो देखा जाए तो 1626 के समय में होगा। और ये कारण ये रहता है फ्रेंड, चूँकि सेनापति रहते हैं और इस समय देखा जाए पूरे शासन पर नियंत्रण किसका हो जाता है? नूरजहाँ का हो जाता है। तो नूरजहाँ के रुष्ट व्यवहार से ये काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और इस समय जहांगीर काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं और जहांगीर के इलाज के लिए कहा जाता है इनको कश्मीर लेके जाया जाता है। तो कश्मीर में झेलम नदी के तट पे इनको कैद कर लेते हैं। कौन? ये महावत खां, इनके सेनापति। लेकिन कहा जाता है कि बड़ी कूटनीतिज्ञ रहती हैं नूरजहाँ, जो कि काफ़ी शिक्षित महिला रहती हैं, बहुत ही खूबसूरत रहती हैं। तो ये काफ़ी शिक्षित कूटनीतिक तरीके से इन्होंने महावत खां से बातें की और महावत खां के कैद से जहांगीर को सुरक्षित जो है ये निकाल लाती हैं। चूँकि महावत खां का विद्रोह का कारण ये था कि महावत खां ना किसका भाई सेनापति था? वो तो बादशाह का सेनापति थे और आदेश दे रही है नूरजहाँ। तो ये सब महावत खां को अच्छा नहीं लगता था, इसके खिलाफ में जाकर के वो विद्रोह कर देता है। ठीक है, ये पूरे विद्रोह थे। उम्मीद करती हूँ, देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है मुझे कि आपका कुछ भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, आप बस मेहनत करो, हम लोग पूरी तरीके से आप लोग के लिए डेडिकेटेड हैं। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, बहादुर शाह प्रथम का। करेक्ट आंसर इस जहांगीर का था। खुसरो, अभी हम लोगों ने बात किया, जो पहला विद्रोह खुसरो ने किया था। खुसरो जो कि जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई का पुत्र था। ठीक है, मानबाई का पुत्र था। मानबाई किसकी पुत्री थी फ्रेंड? मानबाई जो थी ये आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री। भगवान दास फ्रेंड इन्हीं के, जो आपके जोधा अकबर आप जो पढ़ेंगे ना, हरखा बाई के भाई रहते हैं ना, उन्हीं की ये पुत्री थी। किनके? भगवान दास की। और ये बात करें भगवान दास की ये पुत्री रहती हैं। और ये जो मान सिंह रहते हैं ना, मान सिंह की ये बहन रहती हैं। ठीक है, बहन रहती है मानबाई। और इनको फ्रेंड शाह बेगम की उपाधि दिया था। शाह बेगम जो पद था इनको प्राप्त था। पूछा है कि जहांगीर की कौन सी रानी थी जिनको शाह बेगम कहा गया था? तो ये मानबाई को शाह बेगम कहा गया था। और आपको हम लोगों ने अच्छी तरह बताया कि इन्होंने इनकी आदतों से दुखी होकर के इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। कि मानबाई ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, और इनका जो विवाह हुआ था, पहला विवाह 1585 में हुआ था। ठीक है, और वहीं बात करें औरंगजेब निकल रहा है मुँह से। जहांगीर के जो दूसरा विवाह हुआ था वो मारवाड़ के शासक फ्रेंड, मारवाड़ जिसे हम जोधपुर भी कहते हैं। ठीक है, मारवाड़, जोधपुर। मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जिनका नाम था जगत गोसाई। ठीक है, जगत गोसाई। चूंकि ये जोधपुर की राजकुमारी थी तो इनको जोधाबाई भी कहा जाता है। फ्रेंड, जो हरखाबाई थी ना, उनको जोधाबाई कहना गलत है। जहाँ तक देखा जाए उनको भी लोग जोधाबाई कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में जोधाबाई जो है वो जगत गोसाई थी। जगत गोसाई जोधपुर की राजकुमारी थी, इनको इसमें जोधाबाई कहा जाता था। और इन्हीं से पुत्र की प्राप्ति हुई थी खुर्रम। ठीक है, खुर्रम इनका पुत्र था। खुसरो किसका पुत्र था फ्रेंड? मानबाई का पुत्र था। और जगत गोसाई का पुत्र खुर्रम है। और इन्हीं खुर्रम से, यही खुर्रम आगे चल करके अगले बादशाह बनेंगे, मुगल बादशाह शाहजहां के नाम से। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे है, निम्न में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, ग्यास बेग, आशफ खां, खुर्रम। फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जहांगीर जो थे वो नूरजहाँ के गुट के नहीं थे, बल्कि ग्यास बेग, आशफ खां, खुर्रम जो थे ये लोग उनके गुट में थे। फ्रेंड, बात करें नूरजहाँ के गुट का फ्रेंड, जिसे हम जुनता दल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जुनता दल। ठीक है, नूरजहाँ जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, और इस जुनता दल के बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है वो कौन सी पुस्तक? तो बेनी प्रसाद की एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, बेनी प्रसाद की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। ठीक है, निम्न लिख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। ठीक है, ये बेनी प्रसाद की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। में हमें नूरजहाँ के गुट का उल्लेख मिलता है। और इसके सदस्यों की फ्रेंड बात करें तो सबसे पहले इनके जो सदस्य थे जुनता दल के, वो नूरजहाँ के पिता ग्यास बेग, जिनको उपाधि दिया जाएगा एतमादुल्ला की उपाधि। एतमादुल्ला मतलब होता है राज्य का स्तंभ। ठीक है, इन्हीं ग्यास बेग, ये पिता रहते हैं नूरजहाँ के, ये इनके सदस्य रहते हैं। दूसरी इनकी माता है जिनका नाम है अस्मत बेगम। ठीक है, अस्मत बेगम, ये नूरजहाँ की माता है। और इनके बारे में अगर बात करें फ्रेंड, जो गुलाब से इत्र बनाने का जो आविष्कार किया था भारत में ना, वो इन्होंने ही किया था, अस्मत बेगम ने किया था, गुलाब से इत्र बनाने का। और ये किनकी माता थी? नूरजहाँ की माता थी और उनके गुट में ये शामिल थी। तीसरा देखा जाए आशफ खां।
जो कि आशफ खां थे। एक तो ये आशफ खां कौन है, ये आपका देखा जाए तो नूरजहाँ के भाई हैं, और खुर्रम यानी कि जो शाहजादा खुर्रम के ये ससुर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग जो थे ये भी इनके गुट में शामिल थे। लेकिन आगे चल कर के जो खुर्रम है ना, ये अलग हो जाते हैं 1622 वगैरह में, क्योंकि मैंने बताया ना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो जाता है नूरजहाँ का, इस गुट में बहुत अधिक प्रभाव होने लगता था। और कहीं ना कहीं ये लगने लगा था खुर्रम को कि मेरी गद्दी चली जाएगी, मैं उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इनके प्रभाव को देखते हुए कि अलग हो गए थे। क्योंकि कारण ये था कि जहांगीर ने काफ़ी ज़्यादा अधिकार नूरजहाँ को दे दिया था, नूरजहाँ को मुख्य रानी का पद दिया था, ये मुख्य रानी के पद से शासन कर रही थी। दूसरा था इनको बादशाह बेगम की उपाधि इनको दी गई थी। मतलब बादशाह की बेगम कौन है, नूरजहाँ है, ठीक है, बादशाह बेगम की उपाधि। जैसे राजा जो था झरोखा बादशाह, फ्रेंड झरोखा के बारे में आपने देखा है, वो एक मुख्य कमरा होता था, मुख्य कमरे की खिड़की होती थी, वो अपने प्रजा को झरोखा चेहरा दिखाते थे। तो ये झरोखा दर्शन देने लगी थी अपने प्रजा को। इनको राजकीय पत्र जो होते थे, जो राजकीय पत्र होते थे उन पे ये हस्ताक्षर करती थी। हस्ताक्षर कौन करता है राजकीय पत्रों में, बादशाह करता है, ये हस्ताक्षर करने लगी थी। मोहरे जो होती थी, जो मुद्राएं होती थी, उन पर इनका नाम लिखा रहता था नूरजहाँ का। तो ये सब देखते हुए खुर्रम को लग रहा था ये तो भाई सारी शक्ति तो इनके हाथ में हो गई, और आगे चल कर के ये अपने दामाद यानी कि शहरयार जो कि लाडली बेगम का पति है, और इनके पहले जो पति रहते हैं जिनका नाम रहता है, जो इनके पहले जो पत्नी शेर अफगान से विवाह हुआ रहता है ना नूरजहाँ का, उनकी मृत्यु हो जाती है जिन्हें 1611 में फिर आकर के जहांगीर ने विवाह किया था। तो उस शेर अफगान से पुत्री रहती है लाडली बेगम। लाडली बेगम का जो विवाह हुआ था वो जहांगीर की एक अन्य रानी रहती है जिनका नाम था शाह जमान। शाह जमान का जो पुत्र रहता है जिसका नाम था शहरयार से विवाह हुआ था। तो खुर्रम को लग रहा था कि ये तो गद्दी तो चली जाएगी, इन्होंने विद्रोह कर दिया था, फिर ये अलग हो जाते हैं किससे, इस जो था नूरजहाँ के गुट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। फ्रेंड देखा जाए ग्यास बेग जो रहते हैं ना, ग्यास बेग ये नूरजहाँ के पिता रहते हैं, और नूरजहाँ के पिता रहते हैं, और नूरजहाँ के पिता ग्यास बेग को इत्मादुल्ला की उपाधि किसने दिया था, जहांगीर ने दिया था। इत्मादुल्ला से तात्पर्य होता है राज्य का स्तंभ, ठीक है, राज्य का स्तंभ, ठीक है। आपको पता ही होगा इनके बारे में, फारस के नागरिक थे, फारस से आए थे, अकबर काल में ये आए थे, अकबर के समय में नौकरी वगैरह लिए थे, अपनी योग्यता के आधार पर काफ़ी मतलब दरबार में काफ़ी उच्च पद पे चले गए थे। तो इनको ही कहा जाता है कि इनका ही मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था आगरा में, ठीक है। नूरजहाँ मेहरुन्निसा ने आगरा में बनवाया था। इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए, ये जो मकबरा बना था वो बना था 1622 से लेकर के 1628 के बीच में इस मकबरे में निर्माण किया गया था। इसकी खासियत देख लीजिए, ये आगरा में है, आगरा में यमुना नदी के तट पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मुगल काल का पहला पूर्ण संगमरमर का मकबरा है, पूर्ण संगमरमर, पूरी तरीके से संगमरमर का बना जो मकबरा है आपका देखेंगे अकबर काल में, तो वो इत्मादुल्ला का मकबरा है। और ये पहली जो है, ये पहली बार ऐसा हुआ है मुगल देखा जाए तो मुगल काल के जो पहला भवन है जिसमें देखा जाए देखा जाए तो उस शैली का इस्तेमाल किया गया है, पित्रादूरा शैली, ठीक है। आपको पता होगा पित्रादूरा शैली क्या है, पित्रादूरा शैली। पित्रादूरा शैली फ्रेंड वो होता है जो आप देखेंगे जो अलंकृत किया जाता है, जैसे दीवारों को अलंकृत करने के लिए जवाहरातों का इस्तेमाल किया जाता है, सोने चांदी हीरा मोती जवाहरात का जो इस्तेमाल किया जाता है दीवारों को सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए, उसी को पित्रादूरा शैली कहा जाता है। और सबसे पहले भारत में जो पित्रादूरा का इस्तेमाल किया गया था वो नूरजहाँ के द्वारा बनाए गए इत्मादुल्ला के मकबरे में किया गया था, जो कि कहाँ पे, आगरा में है। और इसी मकबरे को पूर्ण रूप से ये संगमरमर का मकबरा जो है वो बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हमें सुमलित करना है निर्माता प्लस स्मारक। यहाँ पे देखिए बाबर है, यहाँ पे हमें डायरेक्ट फ्रेंड आंसर पे चल लेना है। यहाँ पे स्मारक भी है, हम लोगों ने सब कुछ इसके बारे में पढ़ा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बाबर का जामा मस्जिद संभल, ठीक है। हुमायूं ने दीन पनाह नगर का बनाया था, यही दीन पनाह नगर के पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिर के कौन मरता है, खुद ही हुमायूं। अकबर ने जहांगीरी महल बनाया, जहाँ अपने पुत्र जहांगीर के लिए, जहांगीर के द्वारा अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना, ठीक है। तो अकबर का मकबरा, ठीक है, सिकंदराबाद में हम लोगों ने बात किया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले लेक्चर में बात कर लिया है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में लेके चल रही हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा उसको अच्छे से देख लें।
आगे है गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण स्थित है दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के दतिया में गोविंद महल जो है हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम जो है वो उदाहरण है, वो मध्य प्रदेश के दतिया में है। और ये 7 मंजिला महल है, ठीक है, 7 मंजिला महल है। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये 1614 में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था राजा वीर सिंह के द्वारा, वीर सिंह देव के द्वारा, ठीक है, ये बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित हमें नहीं है? यहाँ पे देखिए सुमिलित नहीं है। अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा। फ्रेंड हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। अकबर का मकबरा किसने? जहांगीर ने बनवाया, ठीक है। अकबर चूँकि अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने पूरी डिज़ाइन बना दी थी, जो कि सिकंदराबाद में, ये सही है। जहांगीर का मकबरा फ्रेंड शहादरा में, ये भी सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, ये भी सही है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा फ्रेंड अजमेर में नहीं है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है वो ग्यासपुर दिल्ली में है, ठीक है। ग्यासपुर देखा जाए तो दिल्ली में, ग्यासपुर दिल्ली में है निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, अजमेर में नहीं है। और ठीक है, इन सब चीज़ों के, इन्हीं के मकबरे के बगल में देखा जाए तो अमीर खुसरो का भी मकबरा है। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य रहते हैं चिश्ती सूफ़ी, जो सूफ़ी संत हैं, ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। और इन्हीं के मकबरे के बगल में इनके शिष्य अमीर खुसरो, जो कि इनको बहुत मानते थे, उनकी खबर सुनते ही दूसरे दिन उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। और काफ़ी हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा की हुई है, पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने जहांगीर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। मैंने आपको एक स्टोरी की तरह, थोड़ा सा क्लास आपकी लंबी थी, लेकिन मैंने आपको एक जो मोटा मोटी जो होता है कि हाँ कुछ आपके दिमाग में कोई चीज़ फ्रेम होनी चाहिए, रटने से ज़्यादा कोई चीज़ आपको स्टोरी फॉर्म में पता होना चाहिए। और बाकी फैक्ट्स को तो बार बार पढ़ने से ही याद होते हैं फैक्ट्स जो होते हैं। तो आपको जितना था, जितनी सारी चीज़ें थी आपको बताई गई। और बाकी मैं आपसे कह रही हूँ कि जो मुगल काल के जो बादशाह, जो शासक रहे, उनके सारे आप वीडियोज़ देखिए, चाहे वो बाबर हैं, बाबर के बाद हुमायूं हैं, फिर शेरशाह सूरी के बारे में बताया गया था आपको, फिर उसके बाद अकबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद हमने जहांगीर से संबंधित प्रश्नों को देखा। अब आगे नेक्स्ट सेशन में हम शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर मुगल कालीन जितने भी शासन प्रशासन, उनके स्थापत्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग के शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।